Good morning, my dear student. Today our topic is UN. So let's begin our topic. The term is UN. UN means United Nations. Nations. United Nations. The word United Nations derived by Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower. ये ड्वाइट आइजनहावर कौन थे? ये ड्वाइट आइजनहावर यूएसए के प्रेसिडेंट थे। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और सबसे पहले इन्होंने 1944 में ये वर्ड दिया यूनाइटेड नेशंस। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1913 to 1918, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1913 to 1918। उसके बाद विश्व में शांति रहे और सबका विकास हो और विश्व से जो समस्याएं हैं वह समाप्त हों, उसके लिए 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? लीग ऑफ नेशंस की। कब? 1919 में। इससे अगला कोई विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि विकास करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि शांति की जरूरत होती है। हमारे संसाधन आवश्यक है विकास के लिए, लेकिन अगर शांति नहीं होगी तो विकास संभव नहीं है। इसलिए कोई युद्ध ना हो, इसलिए 1919 में एलएन यानी ये जो है लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लेकिन यह लीग ऑफ नेशंस भी द्वितीय विश्व युद्ध होने से नहीं रोक पाया, क्योंकि जो 1919 में जो नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, जिस संधि को ऑक्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सी संधि? ऑक्सबर्ग के नाम से संधि को जाना जाता है। वह बहुत अपमानजनक संधि थी जो हारे हुए राष्ट्र थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध में। तो उन लोगों ने, खासकर उसमें जर्मनी, अपना बहुत अपमान समझा और द्वितीय विश्व युद्ध का मेन लीडर वह रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 to 1945, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व का एक टेन्योर रहा। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब इस युद्ध की जो विभीषिका थी, युद्ध का जो संकट खड़ा हुआ, उसके बाद बहुत समस्याएं हुई। और ये बंद तब हुआ जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर। इससे विनाशक, बहुत ही विनाश हुआ वहां का।
और इस विनाश को रोकने के लिए फिर हुआ कि हमको कोई ऐसा संगठन स्थापित करना चाहिए जिससे अगला विश्व युद्ध ना हो और शांति बनी रहे। उसके बाद 19 पहले से इसकी बात चल रही थी कि इसको मूर्त रूप दिया जाए, इसको लाया जाए। तो 1944 में ही यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इंग्लैंड विंस्टन चर्चिल और यूएसआर के प्रेसिडेंट स्टालिन, यूएसआर के जो यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, तो ये यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे स्टालिन, ये तीनों नेता मिल करके ये डिसाइड किए कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करेंगे। और इस यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। उस समय इसमें 51 कंट्रीज शामिल हुए और इंडिया इसमें 30 अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ। ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत, हमारा देश, ये संस्थापक सदस्य है, क्योंकि 24 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 24 अक्टूबर को स्थापना हुई, 30 को भारत शामिल हो गया। अब यहाँ क्या होता है जब इसकी जो है स्थापना हुई, अब कि इसका जो ऑफिस है वो कहाँ बनाई जाए, क्योंकि किसी कार्य को अच्छे से चलने के लिए उस संस्थागत रूप देना जरूरी होता है, तभी वह प्रॉपर वे में काम कर पाएगा। और प्रॉपर वे में काम करे इसके लिए, इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्थान चाहिए। तो एक यूएसए के थे डी रॉकफेलर ने अपना लैंड दिया और वहां पर न्यूयॉर्क में, कहां पर, न्यूयॉर्क में, यानी यूएसए में इसकी बिल्डिंग बनाई गई, जहां पर 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। और इसके और भी सारे एजेंसीज हैं और भी इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं, लेकिन मेन ऑफिस इसकी कहाँ है, न्यूयॉर्क में ही है। और इसमें जो यूएनओ है, इसके जो मेन पार्ट हैं, मेन अंग हैं, ऑर्गेन इसके कौन कौन से हैं, इसके जो मेन ऑर्गन है वो 5 मेन ऑर्गन है इसके। उसमें जो फर्स्ट है वो है जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में इस समय 193 कंट्रीज शामिल है। अब जनरल असेंबली क्या होता है इसमें, ये जो जनरल असेंबली है, हम कह सकते हैं कि जनरल असेंबली वहां का क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जनरल असेंबली। या इसका जो है साल भर में कम से कम एक बार सदस्य राष्ट्रों की मीटिंग होती है, बैठक होती है, जो हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार, सितंबर के 3rd मंगलवार, ट्यूसडे, सितंबर के 3rd मंगलवार को होती है। और जो ये दिसंबर तक चलती है, इसकी मीटिंग दिसंबर तक चलती है। और इसमें जो जनरल असेंबली में लोग हैं, ये सदस्य मिल करके ही अपने में से हर साल एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। कौन चुनता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं, और साल भर रहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब जनरल असेंबली की बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
उसकी मीटिंग की चेयरमैनशिप करते हैं, और जनरल असेंबली ही बजट पास करती है, और जनरल असेंबली ही जो सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वहाँ पर लोगों को जो सदस्य हैं यही इसी के द्वारा चुन के जाते हैं। उसके बाद जितने भी निर्णय सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं वह सब इसके द्वारा समर्थित होते हैं, यहाँ भी पास किया जाता है, कुछ जनरल जो है मेजॉरिटी से और कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से। तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ एक सेक्रेटरी जनरल होता है, और सेक्रेटरी जनरल को रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, और जनरल असेंबली उसको क्या करती है? उस बिल को, मतलब उस व्यक्ति को जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया होता है वह एक उसके जो है अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको पास करती है। फिर वो व्यक्ति 5 साल के लिए 5 इयर्स के लिए 5 इयर्स के लिए सेक्रेटरी जनरल 5 इयर्स के लिए सेक्रेटरी जनरल होता है। तो ये हो गया जनरल असेंबली का। अब फिर क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और टॉप बॉडी है। क्या है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, टॉप बॉडी है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट मेंबर होता है, एक नॉन परमानेंट मेंबर होता है। जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने हैं? 5 आर परमानेंट मेंबर्स। अब 5 में कौन है? 5 में हो गया आपका यूएसए हो गया, और रसिया हो गया, चाइना हो गया, और फ्रांस हो गया, और यूके हो गया। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 क्या हो? परमानेंट मेंबर हो गए, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हुए। यह जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं यह डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही कंट्री के जो एक कंट्री हो वहां से ही बार बार ना हो, और सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन रहे। इसमें क्या किया गया? 1965 तक, कब तक? 1965 के पहले तक इसमें केवल 11 मेंबर थे, यानी 6 परमानेंट मेंबर और 5 नॉन परमानेंट मेंबर। यानी रेशियो कितना था? 6:5 का था। और 1965 में क्या हुआ? यह रेशियो क्या हो गया? 5 और 10 का हो गया, यानी 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। इस समय 1965 में जो रिस्ट्रक्चर हुआ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद से वही चला आ रहा है। अब सिक्योरिटी काउंसिल ये जो 5 मेंबर हैं इनके पास क्या है? वीटो पावर है। इनके पास क्या है? वीटो पावर है। यानी कोई भी जो बिल है, प्रपोजल है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये उसमें जो 5 मेंबर हैं इन सब का कंसेंट जरूरी है। अगर इन सब में से कोई एक कंसेंट नहीं देता है तो वह एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, तो रिफ्यूज हो जाएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल बहुत सारे मामले में जो वार होता है और कोई प्रपोजल होता है, सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता है, तो हर जगह इसका हिंड्रेंस टॉप लेवल पे होता है। और मोस्टली जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को के एजुकेशन के लिए, उसी की साथ चलती हुई है। इसी कारण से बार बार इस समय प्रश्न उठता है कि इसमें इंडिया को भी शामिल होना चाहिए, जर्मनी को भी शामिल होना चाहिए, जापान को भी शामिल होना चाहिए। तो बहुत सारे देश ऐसा है, और कई लोगों ने समय समय पर
साथ भी दिया है भारत का कि भारत उसमें होना चाहिए, लेकिन कुछ एक विरोध में रहते हैं इसलिए हो नहीं पा रहा है इसमें। और आगे है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके जो है 54 मेंबर होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कितने मेंबर होते हैं? 54। अब इसमें क्या है, ये जो 54 मेंबर होते हैं पहले इसको बताते हैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 है वो तो परमानेंट मेंबर ही है, जो 10 है ये नॉन परमानेंट मेंबर। इनका जो चुनाव होता है, चयन होता है, वो कितने के लिए? केवल 2 साल के लिए होता है। कितना होता है? केवल 2 साल के लिए। 2 साल बाद वहां से इनका टेन्योर पूरा हो जाता है। अब जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें 54 मेंबर है, और इनका चुनाव कहां से होता है? जनरल असेंबली के मेंबर इनका चुनाव करते हैं 54 लोगों का। इसमें क्या होता है कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल है ये क्या है कि इसमें 1/3, इसके 1/3 जो मेंबर हैं, इसके जो 1/3 मेंबर हैं वह हर 3 साल में, 1/3 मेंबर हर 3 साल में, यानी 3 ईयर में क्या होते हैं? वो रिटायर हो जाते हैं यहाँ से, यानी उनका टेन्योर खत्म हो जाता है और फिर उतने का चुनाव हो जाता है। यानी 1/3 मेंबर, यानी 18 जो है ये हर साल, हर तीसरे साल इनका टेन्योर पूरा हो जाता है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ भी एंट्रेंस सिक्योरिटी काउंसिल का रहता है, और जितने भी यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जितने भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या यूनाइटेड नेशंस की जितनी एजेंसियां हैं, जैसे इसकी जो एजेंसियां हैं यूएनडीपी, यूनेस्को और यूएनडीपी हो गया, यूनेस्को हो गया, और जितनी और इनकी एजेंसियां हैं, आईएलओ है और एफएओ है, तो इन सब में जो इनकी एजेंसीज हैं ये इसका डायरेक्शन यहीं से होता है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। इसमें 15 मेंबर होते हैं। अभी 15 मेंबर में ये यहाँ भी देखा जाता है, यहाँ भी क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है और जनरल असेंबली इसको पास करती है। तो जो 15 लोग होते हैं, इस 15 लोगों में से इन लोगों 15 लोगों का जो कार्यकाल टेन्योर होता है कितने होता है? 9 ईयर्स का, 9 साल तक अपने पद पे रहते हैं। लेकिन इसमें जो है 1/3, इसके 1/3 लोग हर 3 साल में रिटायर हो जाते हैं। यानी ये भी इसमें जो 1/3 यानी जो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो हर तीसरे साल रिटायर हो जाते हैं। और ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हेग, नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में इसकी ऑफिस है। और यह क्या देखती है? जो ट्रीटी होता है, जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं उनके बीच, उस ट्रीटी को अगर कोई देखने वाला नहीं होगा कि इसका पालन हो रहा है कि नहीं, तो चल नहीं पाएगा। इसलिए प्रॉपर चैनल से सारा काम होता रहे, तो यह गवर्न करता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू बाइलाज हो रहा है कि नहीं। तो आईसीजे देखता है। उसके बाद है द सेक्रेटरीट। द सेक्रेटरीट क्या है? यस, द सेक्रेटरीट किसके नेतृत्व में काम करता है? लीडरशिप में जो सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरी जनरल के लीडरशिप में काम करता है। तो सेक्रेटरी जनरल जो बजट है, जो सिक्योरिटी काउंसिल से का जो डायरेक्शन है, तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, इन दोनों के बीच की बहुत
मेन इंपॉर्टेंट की होता है, मतलब की रोल है इसका सेक्रेटरीट का, क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल होता है वह पूरा देखभाल करता है इसका, और पूरा सुपरिटेंडिंग लीडरशिप इसी का काम होता है। अब इसके बाद पहले क्या होता था, इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, मतलब जो देश विश्व में है और उनका तो गुलाम है, जो भारत जैसे पहले अंग्रेजों का हम लोग गुलाम थे, और हालांकि ये हम लोगों की नालायकी थी, हम लोग अगर एक होते तो कोई हमको हरा नहीं सकता, और ना तो हम लोग गुलाम होते, आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट थी, उसका लाभ अंग्रेजों ने लिया। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या हुआ कि इसको नवंबर 1994 में खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि पलाऊ जो था, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के तहत काम कर उसका गवर्न किया जाता था, तो पलाऊ इंडिपेंडेंस हो गया ये 1 नवंबर 1994 को। तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। इसका काम क्या था ट्रस्टीशिप काउंसिल का? आज ये ट्रस्ट की तरह काम करना उस प्रदेश का जो चाहे वो कोई नया ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई पहले शासन था वहां से हट गया, या वहां की कोई देखभाल करने वाली व्यवस्था नहीं है, तो यूएनओ उसको देख में कर रहा है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। तो यह रहा यूनाइटेड नेशंस। तो कोई भी हम लोग अभी देखे कि जो लीग ऑफ नेशंस था वो भी नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक पाया, और यूनाइटेड नेशंस भी देख रहे हैं क्या है, अभी देखिए रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो कोई भी संगठन होगा उसकी रिलीवेंसी तभी रहेगी जब जो फाइनेंशियल, अब चूंकि अमेरिका सबसे ज्यादा फाइनेंस करता है इसमें, सब अकेले ही 22% जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल वह अमेरिका का ही है, बाकी और सब लोग कर रहे हैं। तो इसी कारण समस्या खड़ी हो रही। अगर सबका कंट्रीब्यूशन सेम रहे, सबकी बात मानी जाएगी। अब वहां क्या है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है सब लोगों का। अब उसमें क्या कर पा रहा है, यूएनओ का क्या, नेटो का क्या, यू का, सब अपने अपने लाभ में परेशान है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। और रूस का भी अब देखिए क्या है, वो भी चाहता है कि हमारा जो विरोधी विचारधारा वाला है हमारे ऊपर अपना हेगेमोनी लागू करना चाहता है, हमारे ऊपर ना हो, इसलिए युद्ध चल रहा है। तो युद्ध की विभीषिका तो हमेशा नुकसानदेह होती है, इसलिए किसी विश्व संगठन की रिलेवेंसी तभी तक रहेगी जब वह शांति व्यवस्था कायम कर रखे। तो अब हालांकि ऐसा नहीं कि अपना काम नहीं, भी अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई भी संगठन में कहता हूं तभी उसकी रिलेवेंसी रहेगी अगर वो विश्व शांति स्थापित करे, विकास का काम करे, समाज का काम करे, अधिकारों की रक्षा का काम करे। तो इसलिए वहां पर जो मनी है, जो पैसा है, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वह लगभग इक्वल होना चाहिए, तभी शायद उसकी बात बराबर सुनी जाएगी। नहीं तो कहाँ क्या हो रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो ये ऐसा चलता रहेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी अगर संसाधन का उचित मतलब जो प्रॉपर जो है जस्टिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। तो क्या करना चाहिए, जो हमारे रिसोर्सेज हो उसका प्रॉपर और जस्टिस यानी सोशल जस्टिस के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ह्यूमन राइट्स और की रक्षा भी हो सकेगी और विश्व में शांति रह सकेगी। ओके, आज यहीं तक, और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं। ओके।